अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे जल्दी से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 17 और आज हम लोग पढ़ेंगे भाई एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेटा सारी डिस्कशन खत्म कर दिए थे किसके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो आज हम लोग न्यू सेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना भाई। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हेलो एल्केन होते हैं वो डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं बेटा, तो उसकी ही हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप स्क्रीन सबको दिख रही होगी। स्क्रीन दिख रही है ना बेटा सभी को। चलिए देखिए, यहां पे हमें पढ़ना है किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें क्या होता है, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड था, मान लेते हैं ये कंपाउंड था CH3CH2Br, और इसके ऊपर मैंने ना कोई रिएजेंट लिया। जैसे अज्यूम करते हैं मैंने यहाँ पर रिएजेंट ले लिया है एल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CH2CH2 और KBr प्लस H2O बन जाएगा बेटा, KBr प्लस H2O। इसी टाइप की रिएक्शन को बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली रिएक्शन में हमारे पास एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और एक हैलोजन भी रिमूव हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो जो हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं बेटा, वो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें किसकी बात करनी है, एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी रिएक्शन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, देखिए भाई, ये वर्ड को हम लोग थोड़ा सा स्प्लिट करके देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी का मीनिंग होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन, सॉरी हैलोजन क्या हो, रिमूव हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और इसी तरीके से जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, इस तरीके से ये हमारे लिए रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे ये जो डी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है बेटा, इसी को हम लोग नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम देते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्या होता है बीटा एलिमिनेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ भाई। देखिए, जैसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड को मैं थोड़े बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इसी कंपाउंड को मैं बॉन्ड लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके से। देखिए, ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूं उसका, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। ये सारे के सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए मैंने इस तरीके से। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि हमारे पास ये जो हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हम उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो उस अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन हमारे लिए कौन सा कार्बन हो जाता है, बीटा कार्बन। और इस बीटा वाले कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन है बेटा जी, ये रिमूव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास कोई बेस लेंगे, हम लोग कोई बेस लेंगे, तो बेस क्या करेगा भाई, इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। जैसे ही वो इस प्रोटॉन को कैप्चर करता है, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अल्फा और बीटा के बीच में। और ये ब्रोमीन क्या होता है, एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैसी कंडीशन आती है, आप नोटिस करोगे। देखो फिर से बताता हूँ मैं यहाँ पे कि हमारे पास जैसे ही बेस आता है, तो बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को कैप्चर करना। तो उसने इस वाले प्रोटॉन को कैप्चर कर लिया, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मूव कर जाएगी, इन दोनों कार्बन के बीच में। और फिर क्या हो जाएगी, ये ब्रोमीन एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है। तो इस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन, देखो भाई ये हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन के बीच में छोड़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर
हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ है बेटा, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। और साथ में क्या क्या बन के बाहर निकल रहा है भाई, H भी बाहर निकल रहा है और Br भी बाहर निकल रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, H तो पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकला होगा और Br नेगेटिव। तो सर आप इसको HBr ही लिख दीजिए ना। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। रीजन क्या है कि जो यहाँ पे बेस यूज होता है जनरली वो क्या रहता है, यहाँ पे वाटर रहता है। क्या रहेगा भाई, वो वाटर के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाटर जाके इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और ये जो Br है ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये एफिनिटी रखता है K पॉजिटिव के लिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एक बार फिर से देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है। जब हमारे पास हेलोजन एटम हो, जैसे मैं आपको और दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, CH3 CH2, यहाँ पे CH, और मैंने इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ पर डिपिक्ट कर दिया भाई। और इसके बाद क्या है CH2 और यहाँ पर क्या है Cl, और इसके ऊपर मैंने रिएजेंट क्या ले लिया है, एल्कोहलिक KOH। क्या यूज कर लिया है, एल्कोहलिक KOH, और इसको हीट कर दिया है। तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ से क्या हो रहा होगा सर, ये जो बेस आएगा हमारे पास, जो भी बेस आएगा वो किसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस हाइड्रोजन को। और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मूव कर जाएगी, देखो ये तो अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो बीटा से तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और बीटा और अल्फा के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये Cl जो है वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड कैसा होगा हमारे लिए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और साथ में क्या बाहर निकलेगा, KBr या फिर KCl, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, H2O। देखिए बेटा, इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे आप रिएजेंट के ऊपर भी ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं सेम रिएक्शन करता किसके साथ में, aqueous KOH के साथ में, तो वहां पर रिएक्शन डिफरेंट होती। वहां पे कैसी रिएक्शन हमें देखने को मिलती, CH3 CH2 CH2 CH2, और वहां पे क्या आ जाता, OH आ जाता। ये वाला Cl हटके वहां पे क्या आ जाता, OH आ जाता। तो मतलब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर तो हमारे लिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है ना भाई। लेकिन जो मैंने नीचे रिएक्शन लिखी है वहां पर भी KOH यूज किया, लेकिन वो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। यहां पर KOH यूज किया, ये किसके फॉर्म में यूज किया है, एल्कोहलिक के फॉर्म में, और हीट भी दिया हुआ है। तो यहां पर तो ऊपर वाले केस में, मतलब जो पहला केस है, ये यहाँ पर तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, लेकिन दूसरे वाले केस में कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा, आप नोटिस करके बताएंगे तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हम डिस्कस करके भी आए हैं कि OH नेगेटिव निकलेगा और किसके ऊपर जाके अटैक कर देगा भाई, देखिए भाई यहां से OH नेगेटिव निकलेगा और वो किसके ऊपर जाके कर देगा, इस कार्बन के ऊपर, और इस Cl को क्या करवा देगा, लीव करवा देगा। तो देखिए ये वाली कंडीशन हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात नोटिस की क्या कि जब हमने एल्कोहलिक KOH लिया तो फिर वहां से कुछ और ही प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, जब हम लोगों ने रिएजेंट लिया ना भाई, aqueous KOH, क्या लिया है रिएजेंट, पहले हम लोग बात करते हैं aqueous KOH की। तो यहाँ पे aqueous KOH जो है ना, तो हमने उसको किसके अंदर डिसॉल्व किया, पानी के अंदर डिसॉल्व किया। अब पानी के अंदर डिसॉल्व किया है तो KOH क्या होगा भाई, टूटेगा। किसके फॉर्म में टूटेगा, अपने आयंस के फॉर्म में। K पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बना। इसके बाद अगर हम लोग देखें किसके बारे में, एल्कोहलिक KOH के बाद, एल्कोहलिक KOH के बारे में देखें तो एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है कि हमने KOH तो लिया है लेकिन वहां पे कोई वाटर नहीं लिया, वहां पे हमने कोई एल्कोहल लिया। जैसे सपोज कर लेते हैं मैंने C2H5OH ले लिया, ये लिया है C2H5OH लिया। तो आपको पता है पहले यही आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। ये कैसे कर लेंगे, ये आपस में कैसे रिएक्शन कर लेंगे, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, KOH गिवन है। आप बोलेंगे सर KOH तो एक बेस होता है, वेरी गुड। KOH क्या होता है, एक बेस होता है, वेरी नाइस। तो वो क्या करेगा, ये बेस का काम क्या होता है, ये बेस है, ये क्या है, बेस है। तो बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, ये कौन सा कंपाउंड है, इथेनॉल। इथेनॉल के पास कोई एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, हाँ सर मुझे तो दिख रहा है। कौन सा एसिडिक प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन है।
तो जो OH नेगेटिव होता है ना बेटा, वो OH नेगेटिव जाके पहले किसके ऊपर अटैक कर देता है, इस वाले प्रोटॉन के ऊपर। तो क्या बन जाएगा यहां से, जो बनने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होगा, C2H5O नेगेटिव बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथॉक्साइड आयन, क्या बोलेंगे, इथॉक्साइड आयन बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, इथॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ऊपर वाले केस में, जब हम लोगों ने aqueous KOH लिया है तो वहां पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, OH नेगेटिव होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एल्कोहलिक KOH के बारे में, तो वहां पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन कैसा दिखाई दे रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो इथॉक्साइड कैसा दिखने वाला है, तो देखिए CH3 CH2 और क्या होगा, O-, इस तरीके से होगा हमारे लिए। तो देखिए क्या मैं इसको बल्कि नहीं बोलूंगा, ये बल्कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, देखिए भाई इस तरीके से बल्कि है या नहीं है। तो क्या ये प्रीफर करेगा, क्या ये प्रीफर करेगा कि सब्स्टिट्यूशन करे, क्या ये प्रीफर करेगा सब्स्टिट्यूशन करे, भाई नहीं हो पाएगा ना प्रीफर। ये मोस्टली क्या करना चाहेगा, एलिमिनेशन करना चाहेगा, ये जाके अपना एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा। ये तो एक तरीके से क्या बन गया हमारे लिए, बहुत तगड़ा बेस बन गया। क्या बन गया, ये बेस फॉर्म हो गया। जबकि ये भी बेस है, लेकिन ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है ना भाई। ये OH नेगेटिव क्या करने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन एथॉक्साइड आयन की बात करेंगे, और यहाँ पे तो हमने टेम्परेचर भी दे दिया, हीट कर दिया, तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे तो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनने वाले हैं, यानी कि जो स्टेबल होंगे हमारे लिए प्रोडक्ट वही फॉर्म होंगे। तो अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जब हमारे पास एल्कोहलिक KOH गिवन हो तो आपको क्या कर देना, वहां पे जब भी एल्कोहलिक KOH गिवन हो तब आप वहां पे क्या करेंगे भाई, एलिमिनेशन करेंगे। वहां पे कौन सी रिएक्शन करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है भाई। और उसके बाद जब आपको aqueous KOH गिवन हो तब आपको क्या करना है, वहां पे करना है आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना। ये बात आप नोट कर लीजिए भाई, क्या कि जब हमारे पास aqueous KOH होगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, और जब एल्कोहलिक KOH होगा तब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। अब इसके साथ ही हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भाई, जैसे मैं आपको और बताता हूं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल कीजिए, CH3 CH3, यहां पर CH3 है, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे Cl है, और इसके साथ में मैंने डाल दिया है भाई क्या, एक बार को मैंने डाल दिया aqueous KOH, और दूसरी बार मैंने इसी रिएक्टेंट में क्या डाल दिया है, एल्कोहलिक KOH, और साथ में लिख दिया है यहाँ पे हीट। फिर प्रोडक्ट बनाइए आप। तो देखिए भाई, पहले वाली रिएक्शन में aqueous KOH गिवन है, तो आपको पता है यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ही होगा, वो जाके क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा। और देखो ये वाला 3 डिग्री सेंटर है, तो आप बताएंगे यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है, SN1 मैकेनिज्म होने वाली है। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, आप नोटिस करके बताएंगे, तो यहाँ पे तो फॉर्म हो जाएगा COH, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे लिए, CH3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से KCl बाहर निकल जाएगा, और ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा भाई, ये तो एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बन गया। लेकिन देखिए एल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा हमारे लिए, रियल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होना है, C2H5O नेगेटिव बनने वाला है यहाँ से, है ना भाई, एक इथॉक्साइड आयन बनेगा। तो ये तो बेस की तरह बिहेव करने वाला है, तो बेस की तरह बिहेव करेगा, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये जाके इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा। इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा तो क्या बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, अपना अल्कोहल दोबारा से रिटेन्ड हो जाएगा। और ये वाली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ मूव करेगी, इन दोनों कार्बन सेंटर के बीच में मूव करेगी, और ये Cl क्या हो जाएगा, एज अ लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, आप बताएंगे कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और एक मिथाइल कहाँ लगा होगा, यहाँ पर। तो ये वाले कंपाउंड बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, KCl, और साथ में क्या बन रहा होगा, वाटर भी फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे लिए रिएक्शन चल रही है। अब देखिए ये तो इजी क्वेश्चन थे, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दूं, तब आप देखिए जैसे मैं आपको पूछता हूँ इस वाले कंपाउंड में, आप एग्जांपल सॉल्व करके देखिए एक बार। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे CH3, और यहाँ पर दे दिया CH2, और यहाँ पर दे दिया CH
और यहाँ पर Cl और यहाँ पर गिवन है CH3। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, और इसको हीट कर दिया। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व? तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए भाई, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। क्यों है कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल? लेकिन हम इससे डील कर लेंगे। कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी हम इससे डील करना सीख जाएंगे। कैसे? बहुत सिंपल तरीके से। आप तो देखिए भाई, जहां पे क्लोरीन लगा है उस वाले कार्बन सेंटर को अल्फा मार्क कर दीजिए। उस वाले कार्बन सेंटर को मैंने क्या मार्क कर दिया? अल्फा। तो अब देखिए, अल्फा से तो 2 कार्बन सेंटर लगे हैं, तो ये वाला भी बीटा होगा और ये वाला भी क्या होगा? बीटा होगा। तो मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के मेरे पास 2 जगह है। कौन कौन सी पोजीशन है? एक तो ये वाली पोजीशन है, यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, और एक कहां से एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है? इस वाली पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मैं इनको नाम दे देता हूं बेटा। जैसे अज्यूम करते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने बोला ये मेरे पास ए सेंटर है और ये मेरे पास बी सेंटर है। तो एक बार दोनों से प्रोडक्ट बना लेते हैं हम लोग। एक बार ए से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और एक बार बी से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पे ए वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब ए से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? आप यहां से देखिए भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, उसको रिमूव करेंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये Cl रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? CH3 CH, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, और Cl क्या हो गया होगा? रिमूव। CH, और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। ये तो पहला प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट यानी कि बी वाला प्रोडक्ट कैसा फॉर्म होगा वो भी बना के देखते हैं एक बार। बी वाला प्रोडक्ट भी बना के देखते हैं। तो बी वाला प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है? आप देखिए, यहां से रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि CH3 रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। अब देखिए इनके नाम लिखते हैं। नाम तो लिखने आपको आते ही होंगे भाई। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन नाम हो जाएगा इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, यही नाम होगा। लेकिन इन दोनों में से जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया बेटा, तो हमें क्या पता चला कि इन दोनों में से ना कोई एक कंपाउंड मेजर बन रहा था। इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड क्या बन रहा था? मेजर बन रहा था। तो बताइए भाई, तो वो कौन सा कंपाउंड था? वो कौन सा कंपाउंड मेजर था? तो अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूं, ये वाला जो कंपाउंड था ना हमारे लिए, ये वाला जो कंपाउंड था, ए वाले से जो हमारे पास आया था ब्यूट 2 इन, और बी वाले से कौन सा आया था हमारे लिए? ब्यूट 1 इन। अगर हम इनमें मेजर देखें तो हमें पता चलता है कि जो हमारे पास ब्यूट 2 इन था वो कैसा मिल रहा था? हमें मेजर फॉर्म में मिल रहा था। मतलब, और ये वाला हमें मिल रहा था माइनर। मतलब कि जैसे हमारे पास ब्यूट 2 इन है, तो इस वाले केस में हमें ये मिल रहा था भाई अप्रोक्सीमेटली 50 to 70% के आसपास। ठीक है भाई। इसकी ईल्ड जो थी, मतलब ये वाला कंपाउंड जब हमने ऑब्जर्व किया तो ये हमें ज्यादा अमाउंट में मिला, 50 to 70% के आसपास। लेकिन ब्यूट 1 इन की बात करें तो वो हमें कम अमाउंट में मिल रहा था, लेस देन 30% मिल रहा था। क्या मिल रहा था? लेस देन 30% मिल रहा था। तो ये माइनर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए भाई, एक प्रोडक्ट हमारे लिए मेजर मिल रहा है और एक प्रोडक्ट माइनर मिल रहा है। लेकिन एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर मिलेगा। अगर आपने बेटा देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने बोल आंसर दिया है कि यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे तो आपको 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे आंसर 3 लिखना है। आप बोलेंगे सर आपने तो 2 प्रोडक्ट बताए, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? अगर मैं इस एल्कीन को देखूं ध्यान से, ये वाली ब्यूट 2 इन को जरा ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे क्या है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ये वाले कंपाउंड को मैं ध्यान से देखता हूँ, नीचे बनाता हूँ मैं एक बार नीचे बनाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दो। जैसे मैंने ब्यूट 2 इन बनाया भाई, किसी रिएक्शन में क्या बना लिया? ब्यूट 2 इन बना लिया। ये बन गया मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसके 2 आइसोमर पॉसिबल होंगे ना भाई। एक तो सिस वाली फॉर्म होगी और एक कौन सी होगी? ट्रांस वाली फॉर्म होगी। एक्सक्यूज मी। अब देखिए सिस वाली फॉर्म में क्या होगा हमारे लिए? कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन। अब दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड लगे होंगे और दोनों के दोनों हाइड्रोजन कहां होंगे? इस साइड।
ट्रांस वाले में क्या होने वाला है, अपोजिट लगे होंगे। यहां पर हमारे पास मिथाइल कैसे लगे हुए हैं, अपोजिट लगे हुए हैं। ठीक है भाई। तो देखिए बेटा यहां पे क्या हो रहा है हमारे लिए, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिस फॉर्म में भी बन रहा है और ट्रांसफॉर्म में भी बन रहा है। इनमें से स्टेबल कौन सा होगा। अब आप देखिए, मैं इसको मिथाइल को जरा इसका साइज बना के दिखाता हूं। ये रहा मिथाइल ग्रुप और ये रहा मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाई, अब आप साइज आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे मिथाइल मिथाइल लगे हुए हैं। ये रहा मिथाइल ग्रुप और ये रहा मिथाइल ग्रुप। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। आप यहाँ पे अपने आप ही बता देंगे कि सर हमारे पास जो ट्रांस वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, यहाँ पे क्या लग रहा होगा बेटा, रिपल्शन लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लगता है, स्टेरिक रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से ट्रांस वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल आती है हमारे लिए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक्चुअली में कितने प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए, 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। आप बोलेंगे सर बी वाले के आइसोमर नहीं बनेंगे क्या ज्योमेट्रिकल। नहीं बेटा, उसके आइसोमर कैसे बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है और दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो एक इथाइल ग्रुप का इतना ज्यादा हिंड्रेंस नहीं लगता है। ठीक है भाई, तो वहां पे हमारे लिए इतना ज्यादा हिंड्रेंस नहीं लगने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है हमारे लिए, देखिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि कौन सा कंपाउंड मेजर बनने वाला है और कौन सा कंपाउंड माइनर बनने वाला है। ठीक है भाई, तो इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया सेट जेफ ने। किसने दिया भाई, सेट जेफ ने। तो अभी हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे कौन सी भाई, सेट जेफ रूल। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है भाई, सेट जेफ रूल। ठीक है भाई, सेट जेफ रूल किसने दिया है, ये हमें दिया है एक रशियन केमिस्ट। एक रशियन केमिस्ट थे भाई, उनका नाम क्या है, एलेक्जेंडर जेडसेफ। ठीक है भाई, उन्होंने दिया है। इसको जेडसेफ रूल भी बोलते हैं या फिर सेट जेफ रूल भी बोलेंगे। ठीक है भाई, तो ये रूल है क्या, तो वो रूल मैं आपको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। बहुत इजी तरीके से आपको हाइड्रोजन कहां से रिमूव करना है। आपको क्या है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन will take place will take place from that carbon atom which forms more stable alkene, जहां से हमारे पास एल्कीन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए भाई, वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए जहां पे हाइड्रोजन कम है। रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम दैट कार्बन एटम which has least number of hydrogen, ठीक है भाई, उस वाले कार्बन एटम पे जाइए जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो वहां से उसको रिमूव कर दीजिए। तो वहां से बनने वाली एल्कीन हमारे लिए क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। अब जैसे हमने जो क्वेश्चन लिया था बेटा, एक बार को वो क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे लिए, इस तरीके से कंपाउंड था CH3 CH2 CH, यहां पर Cl था और यहां पर क्या था, CH3 था। और यहां से बनने वाले कंपाउंड दो थे हमारे लिए। एक कंपाउंड था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक तो ये बन रहा था 2 ब्यूटीन, और एक कंपाउंड बन रहा था हमारे लिए 1 ब्यूटीन, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो कंपाउंड बन रहे थे। तो इनमें से ए कंपाउंड ये है और बी कंपाउंड ये है। मैंने बोला ए वाला मेजर बनेगा। मेजर क्यों बनेगा, उसका एक्सप्लेनेशन मैं कैसे देता हूं। देखिए भाई, जब मैं यहां पे हाइड्रोजन देखने गया तो इस वाले कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन देखे और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन देखे। यहां पे कितने हाइड्रोजन थे बेटा, 2 हाइड्रोजन थे। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे। तो आपको वहां से रिमूव करना है जहां पे हाइड्रोजन कम है। कहाँ कम है, इस वाले सेंटर पे कम है, तो आप यहीं से रिमूव कर दीजिए। यहां से रिमूव करने से बेनिफिट क्या होगा, तो ये बेनिफिट होगा बेटा कि हमारे पास जो एल्कीन बन रही है
वो कौन सी होगी भाई, ये वाली होगी हमारे पास। देखिए मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन बन गई। और ये एल्कीन देखिए इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं काउंट करने जाऊं तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन तो इस वाले कार्बन से मिलेंगे भाई, अल्फा कार्बन ये है, तो 3 तो यहां से मिल जाएंगे, और 3 कहां से मिलेंगे भाई, यहां से मिलेंगे। तो टोटल मिला के मुझे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं यहाँ पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। इस एल्कीन में मुझे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। और इस वाली एल्कीन को जब आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, सिर्फ 2 ही मिलेंगे सर। क्यों, क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही तो है। तो यहाँ पे हमें कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे बेटा, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो आप खुद बताइए कौन सी एल्कीन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है। ये वाली ए वाली ज्यादा स्टेबल है, तो इनके बीच में जब रिएक्शन होगी, जब हम लोग क्या लेंगे अल्कोहलिक KOH और उसको हीट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई। और देखिए अगर हम इस प्रोडक्ट को बोलें, ये देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए कहलाता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है भाई, शॉर्ट में आप इसे क्या बोल सकते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है ना हमारे लिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है भाई। तो 2 प्रोडक्ट बताए मैंने आपको, सेडजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट कैसे होते हैं भाई, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं, वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है भाई। तो आपने ये देख लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही है, यही कहानी है कि जहां से हमारे पास हाइड्रोजन क्या होगा भाई कम होंगे, वहां से रिमूव कर देना है, वहां से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन दिया मैंने, मान लेते हैं और मैंने बोल दिया इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH डाल दिया और हीट कर दिया भाई, और इसके ऊपर मैंने एक और aqueous KOH भी दिया। तो बताइए क्या होगा, aqueous KOH दिया है तो क्या होगा, देखिए बताइए बेटा क्या होगा। एक मैंने अल्कोहलिक KOH दिया है, एक aqueous KOH दिया है, ये क्वेश्चन है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करना और उसे सॉल्व करके देखना। तो क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या होने वाला है भाई, ये रिमूव होगा Br, तो ये तो अल्फा सेंटर है। इसके जस्ट बगल वाला कौन सा होता है, बीटा। तो मुझे तो 2 बीटा नजर आ रहे हैं, एक ये भी बीटा है और एक ये वाला भी बीटा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे तो एक मिथाइल लगा हुआ है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो आप बताइए कहाँ से रिमूव करूं, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करूं, इस वाले हाइड्रोजन को। देखिए भाई इसको मैं बोल देता हूँ A हाइड्रोजन और इसको बोल देता हूँ B। तो आप किसको रिमूव करने वाले हैं, सर A वाला रिमूव होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन। आपने तो बोला था कि जब स्टेबल प्रोडक्ट बनाना हो तो जहां पे हाइड्रोजन कम हो वहां से रिमूव कर दें। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। आप क्या करेंगे, आप जो बेस आएगा हमारे लिए, बेस क्या करने वाला है, बेस इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होगी और ये Br क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो एक बार ये मैकेनिज्म चलाया करे। ठीक है भाई, मैकेनिज्म अगर आप चलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट बनाने आसान लगेंगे। तो देखिए ये बन गया हमारे लिए प्रोडक्ट। अब देखो aqueous KOH है, यहाँ पे aqueous KOH क्या दिखाता है, यहाँ पे हमारे लिए कौन सी रिएक्शन होने वाली है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होने वाली है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी करके बताता हूँ ये सवाल कैसे, जैसे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, बस मैं aqueous KOH, देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में ना स्टीरियो मेंशन कर देता हूँ। क्या मेंशन कर देता हूँ, स्टीरियो मेंशन कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो मिथाइल लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है भाई, अज्यूम कर लेते हो अबव द प्लेन लगा हुआ है, और जो ब्रोमीन लगा है वो कहाँ लगा है भाई, वो भी अबव द प्लेन लगा है। वो भी कहाँ लगा है भाई, मान लेते क्लोरीन था तो क्लोरीन लगा दिया हमने अबव द प्लेन। तो और इसके ऊपर मैंने डाल दिया aqueous KOH।
aqueous KOH डाल दिया। तो आप बताइए अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये जो क्लोरीन है हमारे लिए अबव द प्लेन है प्रेजेंट और मिथाइल भी अबव द प्लेन है प्रेजेंट। तो क्या होगा, ये OH जो है वो नीचे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करने वाला है? बिलो द प्लेन अटैक करने वाला है और Cl को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आएगी भाई? यहाँ तो SN2 अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे लिए? एक तरीके से बिलो में ज्वाइन होगा OH। तो बिलो द प्लेन OH आ जाएगा और अबव द प्लेन क्या रहेगा बेटा? मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो देखिए स्टीरियो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजी इजी क्वेश्चन में। देखिए इसी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मैंने क्या इन्वॉल्व कर दिया? स्टीरियो को इन्वॉल्व कर दिया। यहाँ पे तो हमारे लिए नॉर्मल OH आ जाएगा। अगर ये आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे थे तो इसका आंसर यही आ जाता, लेकिन अगर स्टीरियो गिवन है तो आप स्टीरियो के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें खास बात क्या है कि जब हमारे पास सेट जेफ प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं आपको, जब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? जब आप सेट जेफ रूल लगाएंगे, है ना भाई। मान लीजिए आप सब कुछ भूल जाए, सेट जेफ रूल भी भूल जाए, तो आपको क्या करना है भाई? सेट जेफ रूल कहता है कि वो प्रोडक्ट बनाइए जहां पे एल्कीन क्या हो? एल्कीन शुड बी मोर स्टेबल। एल्कीन कैसी हो भाई? ज्यादा स्टेबल हो। और एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करने के फैक्टर आपको आते होंगे भाई। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है एक फैक्टर। तो सबसे पहले तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन ही चेक कर लिया करिए। ठीक है भाई, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पे ज्यादा है या नहीं है ना भाई। या फिर आप ऐसा नोटिस किया कीजिए कि आप ऐसी एल्कीन बनाए कि मोर सब्सटीट्यूटेड हो। वह एल्कीन कैसी हो? मोर सब्सटीट्यूटेड हो, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट जुड़े हो, एल्काइल सब्सटीट्यूएंट जुड़े हो। ठीक है भाई, वहां पे क्या करना है आपको? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, ये बात याद रखिए। ठीक है भाई, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो अगर आप नोटिस करें तो कौन सी एल्कीन जल्दी से बन जाएगी? अगर हम लोग यहाँ पे ईज ऑफ सब उसकी बोले ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो सबसे जल्दी से हमारे लिए कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? जहां पे चारों के चारों एटम क्या हो भाई? यहाँ पे क्या हो जाए भाई? जब हमारे पास सभी जगह पे कार्बन की चेन हो। और क्या हो सकता है हमारे पास? एक बन सकता है जहां पे दो जगह पे कार्बन की चेन हो। ये देखो यहाँ पे कार्बन की चेन अटैच कर दी 3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है भाई, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेना है आपको। ठीक है भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो हमारे पास जो अगर रिएक्टिविटी देखे हम लोग इस किसके लिए इसके लिए हेलो एल्केन के लिए, तो वो क्या होगा हमारे लिए? 3 डिग्री वाले जल्दी से रिएक्ट करेंगे एज कंपेयर टू 2 डिग्री वाले, एज कंपेयर टू 1 डिग्री वाले। जब हमारे पास कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात होगी तो यहाँ पे 3 डिग्री वाले जल्दी से रिएक्ट करते, फिर कौन से करते? 2 डिग्री वाले, और फिर कौन से करेंगे? 1 डिग्री वाले। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करोगे ना बेटा, एलिमिनेशन की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं। एक होती है हमारे लिए E1 मैकेनिज्म और एक होती है E2 मैकेनिज्म। ठीक है भाई, एक E1 मैकेनिज्म होती है और एक E2 मैकेनिज्म होती है। इसके अलावा एक और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग E1CB मैकेनिज्म। ठीक है भाई, आपको इतना डिटेल में नहीं सीखना, मैं आपको बस बेसिक बता देता हूँ कि E1 मैकेनिज्म जस्ट लाइक दैट ओनली SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे भी हमारे लिए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। लीविंग ग्रुप पहले लीव कर जाएगा, बाद में बेस आके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या बोला मैंने? E1 मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा कि लीविंग ग्रुप पहले लीव कर जाएगा और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर हमारे पास बेस आएगा और प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। E2 मैकेनिज्म कंसर्टेड होती है। E2 मैकेनिज्म कैसी होने वाली है? कंसर्टेड। जैसे SN2 मैकेनिज्म आपने देखी थी ना, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप दोनों ही वहां से जो लीविंग ग्रुप था वो लीव कर रहा था और जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था वो अटैच होने जा रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई? E2 मैकेनिज्म एक तरीके से कंसर्टेड होगी। बेस वहां से प्रोटॉन निकाल रहा होगा, लीविंग ग्रुप वहां पे क्या हो रहा होगा? लीव हो रहा होगा। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म होगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनकी मैकेनिज्म भी। अब हमारे पास जो बात आती है कि हम लोग सर कैसे डिसाइड करेंगे SN1 करानी है SN2 करानी है? हम तो रोज खो जाएंगे इसमें। तो आपको क्या देखना है? न्यूक्लियोफाइल को देख लेना। आप किसको देख लीजिए? न्यूक्लियोफाइल को देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं मेरे पास, मैं आपको एक इक्वेशन लेके आता हूं। यहाँ पे देखिए,
मैं थोड़ा सा इंपोर्ट करके एक इक्वेशन लेके आता हूं तो आपको उससे आइडिया होगा। 1 मिनट वेट कीजिए, मैं एक डायग्राम लेके आता हूं। देखिए बेटा, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, और एक और फोटो लेके आता हूं मैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आई होप आप सभी को ये पिक्चर्स दिख रही होंगी बेटा, है ना जी। आप सभी को दिख रही होंगी ये पिक्चर्स। तो जरा एक बार नोटिस करो यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे लिए, कि एक कंपाउंड लिया था हमने, ये कंपाउंड लिया था। अब इस कंपाउंड में आप नोटिस कीजिए, इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अब यहाँ पर जो हमारे पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो देखिए कैसा लिखा है, बल्कियल न्यूक्लियोफाइल है, बड़ा बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल लिया गया। ये देखो इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगा रखे हैं। तो क्या होगा, क्या इसकी ईज है क्या कि वो डायरेक्ट SN2 अटैक करे, डायरेक्ट इस सेंटर के ऊपर जाए और BR को रिमूव कर दे? नहीं, क्योंकि देखो यहां पर भी बल्कि बल्कि ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो वो क्या करता है, ये बाहर जो प्रोटॉन लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको ही एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाना प्रीफर करता है। लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में आप नोटिस करोगे, जब हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है तो ये स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल है, छोटू सा है, तो जल्दी से फुदक के क्या करेगा, इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर, और BR को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल का नेचर देखना है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, बल्कि है तो वहां पे एलिमिनेशन प्रीफर कराने हैं, और सब्सटीट्यूशन कब होगा, जब हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको बताया था। अच्छा भाई, अब ये बता दीजिए, अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो भी रहा है तो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा होगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ब्रोमीन लीव कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म प्रीफर हो रही होगी बेटा, SN2 मैकेनिज्म प्रीफर हो रही होगी। समझ में आई बात। तो ये सब कहानी आपको कब चलानी है, जब हमारे पास SN2 की मैकेनिज्म के बीच में और एलिमिनेशन के बीच में क्या हो, फाइट हो, तब आपको करना है। SN1 और एलिमिनेशन के बीच में तो फाइट हो ही नहीं सकती। SN1 मैकेनिज्म में क्यों नहीं हो सकती भाई, क्योंकि वहां पे तो हमारे पास लीविंग ग्रुप पहले से ही लीव कर जाएगा और मॉलिक्यूल प्लेनर पड़ा होगा। समझ में आई बात। और SN1 मैकेनिज्म कौन दिखाते हैं, 3 डिग्री वाले दिखाते हैं, 2 डिग्री वाले तो दिखाएंगे भी नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, SN2 और एलिमिनेशन के बीच में जब फाइट होगी तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने आपको, कि आप न्यूक्लियोफाइल को चेक कर लीजिए। न्यूक्लियोफाइल अगर आपका बल्कि है, कैसा है भाई, बल्कि है, तो फिर आपको वहां पे क्या करवा देनी है, एलिमिनेशन करवा देनी है, एलिमिनेशन करवा देनी है। और देखिए बल्कि है, साथ में हीट गिवन है, फिर तो आपको कंफर्म हो गया कि वहां पे क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है। ठीक है भाई, वहां पे क्या करवाना है, एलिमिनेशन करवाना है। लेकिन जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैसा गिवन हो भाई, स्मॉल गिवन हो, तो वहां पे आपको किसके बारे में सोचना है बेटा जी, सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचना है, सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचना है। और खासकर कौन सी वाली सब्सटीट्यूशन, SN2 वाली सब्सटीट्यूशन के बारे में सोचना है। ठीक है भाई, तो ये था हमारे लिए क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जो हमारे पास होगा भाई, वो कौन सी होंगी, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। वो हमारे लिए क्या होने वाला, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, वो भी देख लेते हैं भाई। बहुत इजी सी रिएक्शन होती है, कि जब हमारे पास, जब हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एक्टिव मेटल्स के साथ करेंगे। तो यहां पे हेडिंग लिख लेंगे, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लोग 3 रिएक्शन देखेंगे जनरली। एक तो ग्रीनार्ड रिएक्शन देखेंगे, एक वुड्स रिएक्शन देखेंगे, और एक कोरी हाउस सिंथेसिस देखेंगे। मतलब हमारे पास 3 रिएजेंट हमें प्रिपेयर करने आने चाहिए। एक हमारे पास होगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक्शन विथ मैग्नीशियम। क्या भाई, एक्शन विथ मैग्नीशियम। ठीक है भाई,
मैग्नीशियम मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है भाई, जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसका नाम होगा भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और वो कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन होती है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ये हमारे लिए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ रिएजेंट खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट्स। ठीक है भाई, ये तीन आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। कौन कौन से, देखिए भाई, एक तो आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड के बारे में। किसके बारे में पता होना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारे लिए, RMgX से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा होता है एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम, ठीक है भाई, ये एल्काइल लिथियम क्या है, RLI से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है भाई, उसके बाद जो तीसरे होते हैं हमारे लिए वो क्या होता है भाई, उसको बोलते हैं हम लोग गिलमान रिएजेंट। गिलमान रिएजेंट, ये क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R2CuLi के थ्रू। यहाँ पे कॉपर इन्वॉल्व होता है। ठीक है भाई, तो देखिए एक मेटल है, ऑर्गेनो मेटेलिक का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मेटेलिक मतलब मेटल भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे रिएजेंट देखिए भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटल जनरली कैसे बॉन्ड प्रिफर करते हैं भाई, बनाना आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट इसीलिए खास हो जाते कि एक तरीके से हमारे पास कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग एक ही साथ चल रही होती है। यहाँ पे पोलैरिटी कुछ खतरनाक तरीके से डेवलप होती है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें पता होने चाहिए, एल्काइल लिथियम के बारे में हमें पता होना चाहिए, और गिलमान रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जब मैंने इतना बता ही दिया है तो बेटा यहाँ पे एक बात नोट कर लेना कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम होते हैं ना, ये कैसे होते हैं भाई, इनके जो अटैक होंगे वो कैसे होंगे भाई, ये प्रीफर करते हैं 1-2 अटैक। ये क्या प्रीफर करते हैं, 1-2 अटैक को प्रीफर करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, बस लिख के रखो अपने पास, क्योंकि जब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन, तब आपको समझ में आएगा। और ये क्या प्रीफर करते हैं, 1-4 अटैक। गिलमान रिएजेंट क्या प्रीफर करेगा, 1-4 अटैक को प्रीफर करने वाला। और ये एक तरीके से हमारे लिए सॉफ्ट सेंटर होता है। ये क्या होता है भाई, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, इसका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है गिलमान रिएजेंट। बाकी ये वाले हार्ड सेंटर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है भाई, और 1-2 अटैक को प्रीफर करेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कैसे करना होता है 1-2 अटैक और 1-4 अटैक। ठीक है भाई, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको साइड में नोट बना के लिख लो ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट्स के बारे में। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। कैसे बनाना होता है मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, क्या ले लेना है यहाँ पे, जैसे एक हेलो एल्केन ले लेना। एक हेलो एल्केन ले लेना है, जैसे मैंने ले लिया RX। अब इसके साथ में मैं क्या डाल दूंगा, मैग्नीशियम मेटल डाल दूंगा। और साथ में हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं भाई, ड्राई ईथर भी लेते हैं। ड्राई ईथर भी लेते हैं बेटा। ठीक है भाई, तो क्या होगा यहाँ पे RMgX का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RMgX का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे X क्या है भाई, कोई भी हेलोजन हो सकता है। X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो ये वाला जो रिएजेंट बनता है इसको बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या है ये, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी के लिए। देखिए भाई, यहां पे क्या होता है हमारे लिए, आप नोटिस करोगे इस बॉन्ड में पोलैरिटी है। देखिए RX बॉन्ड में पोलैरिटी है, ये तो सही बात है, वेरी नाइस। अब क्या होगा, मैग्नीशियम जो होगा ना, मैग्नीशियम क्या करने वाला है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। Mg पॉजिटिव बन जाएगा और उसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो ये हेलोजन एटम है ना, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो वो क्या कर लेगा भाई, एक तरीके से गेन कर लेगा। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो हमारे पास है
देखो, दो इलेक्ट्रॉन जाके किसके ऊपर अटैक कर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले सेंटर के ऊपर अटैक कर देंगे और इस हेलोजन को रिमूव कर देंगे, और ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, Mg के साथ कंबाइन हो जाएगा। फिर से बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना बेटा मैकेनिज्म। वैसे मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती है, बस मैं आपको बता रहा हूं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, कि जब भी हमें रिएक्शन में कोई भी मेटल दिखे तो आपको क्या सोचना है, उसने क्या किए होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा। तो मैग्नीशियम क्या करता है भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करा देता है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो Rx होता है हमारे लिए, Rx मतलब कोई भी हेलो एल्केन होगा, वो क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा भाई, आर के ऊपर नेगेटिव बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बाहर निकल जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। अब देखिए बीच में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। तो यही तो कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, RMgX। ठीक है भाई, इसको हम लोग याद किस नाम से रखेंगे, फेविकॉल के नाम से। कहीं पे भी कार्बन चिपकाने हो तो क्या डाल देंगे, RMgX डाल देंगे। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात याद रखना। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या था हमारे लिए, एक्शन विथ मैग्नीशियम था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एक्शन विथ सोडियम, देख लेते हैं एक बार, किसके बारे में बात करते हैं, ये तो हमने मैग्नीशियम की बात की है, अब हम लोग बात करते हैं सोडियम के बारे में। तो देखिए भाई, सोडियम के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी जिसका नाम होता है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम होता है, वुड्स रिएक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन विथ सोडियम, एक्शन विथ सोडियम। ये बहुत ही फेमस तरीका है लेकिन इतना ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता। देखिए भाई, एक्शन विथ सोडियम क्यों प्रीफर नहीं किया जाता, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। अब देखना आप, जैसे मेरे पास कोई भी हेलोजन था, देखिए भाई, इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, और इसकी रिएक्शन मैंने की है किसके साथ में, सोडियम के साथ में, सोडियम मेटल डाल दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, हम तो लेंगे मोल्स के फॉर्म में लेंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे। तो मैंने इसके सोडियम के 2 मोल्स ले लिए भाई, सोडियम मैंने 2 मोल्स ले लिए, और ये जो हेलो एल्केन लिया है इसी को मैंने क्या कर दिया भाई, रिपीट करके लिख दिया, बस थोड़ा सा फ्लिप करके लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप देखें, और ये रिएक्शन में हम लोग मीडियम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। तो क्या बन जाएगा, आप नोटिस करोगे ये NaX बन के बाहर निकल जाएगा, ये NaX बन के क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और R का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस 2NaX बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया, सोडियम हैलाइड बाहर निकल गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास CH3Cl था और साथ में मैंने क्या ले लिया भाई, 2 सोडियम ले लिया, और इसी मॉलिक्यूल को, सोडियम क्लोराइड को हमने क्या किया, सॉरी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड को हमने क्या कर दिया, फ्लिप करके लिखा हुआ है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे लिए, NaCl बाहर निकल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर निकल सकते हैं, और ये CH3 आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो CH3 आपस में कंबाइन हो गए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 NaCl बाहर निकल गया होगा। तो आपने नोटिस किया, अगर हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, और हमें उनमें क्या करना है, कपलिंग करनी है, तो हम लोग ये वाली रिएक्शन प्रीफर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या बना सकते हैं, एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इतनी खास रिएक्शन नहीं है ये। क्या रिस्ट्रिक्शन है, कि पहली बात तो आप यहाँ से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्या रिस्ट्रिक्शन बताई मैंने, कि आप यहाँ पे क्या फॉर्म नहीं कर सकते, मीथेन का फॉर्म नहीं कर सकते भाई। देखिए तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन क्या है भाई, लिमिटेशन क्या आ गई, लिमिटेशन तो ये है कि मीथेन को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते, CH4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये मीथेन को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं भाई, अब जैसे हमारे पास ये हेलो एल्केन्स थे, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे भाई, अब जब एल्केन्स बना रहे थे तो इवन नंबर ऑफ वाले इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले हमारे पास एल्केन्स फॉर्म हो रहे थे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वही एल्केन्स क्या हो रहे थे, फॉर्म हो रहे थे, वही एल्केन्स फॉर्म हो रहे थे। समझ में आई बात, एल्केन्स फॉर्म्ड। तो ऑड नंबर वाले हम फॉर्म नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑड नंबर एल्केन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी
फॉर्म्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा भाई इस रिएक्शन का, कि हम लोग ऑड नंबर वाले नहीं बना सकते। अब कोई बच्चा होशियार होगा, वो बोलेगा सर ऐसा करो ना कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल CH3Cl का ले लो और 2Na ले लो, दूसरा मॉलिक्यूल इसका ले लो Cl CH2CH3 का, तो हो जाएगी। तो हाँ भाई हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हो जाएगी रिएक्शन, CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, आप इसके 1 मोल लोगे ना, तो 1 मोल में ये खुद भी तो रिएक्शन करा सकता है, तो यहाँ पे सेल्फ कपलिंग भी तो हो सकती है। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा, ये भी मिलेगा, CH3 भी मिलेगा, साथ में और क्या मिलेगा भाई, CH3 इस तरीके से हमारे पास मिक्सचर मिल जाएगा। तो ये तो किसी काम का नहीं है ना भाई। तो ये हम लोग प्रिफर ही नहीं करते, ये वाली रिएक्शन हमें प्रिफर करनी ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हम लोग सिर्फ इवन नंबर वाले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इवन नंबर वाले बना सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या बना सकते हैं भाई, एल्काइल लिथियम का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, रिएक्शन विथ अदर मेटल्स लिख लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, रिएक्शन विथ अदर मेटल्स, रिएक्शन विथ अदर मेटल्स। अगर हमारे पास और दूसरे मेटल्स हुए, उनके साथ कैसी रिएक्शन होगी, बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमारे पास ये था RX था, और इसके साथ में मैंने क्या ले लिया भाई, लिथियम ले लिया। तो क्या हो जाएगा भाई, लिथियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कराएगा और एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन हो जाएगा, RLi बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा भाई, LiBr बन के या फिर LiX बन के बाहर निकल जाएगा। इसके कितने मोल चाहिए पड़ेंगे, 2 मोल चाहिए पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, एल्काइल लिथियम बन जाएगा, एल्काइल लिथियम फॉर्म हो जाएगा। अच्छा भाई आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे जिंक ले लूं तो क्या हो जाएगा, तो भाई एल्काइल जिंक हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइल जिंक हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जरा नोट कीजिए, और दूसरा एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया भाई RX और साथ में क्या डाल दिया भाई, ZnBr डाल दिया भाई, अज्यूम करते Zn अकेला डाल दिया, सॉरी Zn मेटल डाला है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म होगा RZnX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RZnX। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल जिंक हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल जिंक हैलाइड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इस तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से लेड के साथ भी हो सकता है बेटा रिएक्शन। तो लेड के साथ जब मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा, देखिए ये रिएक्शन, देखिए मैं बताता हूं, मेरे पास जैसे मान लेते हैं मैं लेड के साथ रिएक्शन बताता हूं। मेरे पास था EtBr था, क्या था, EtBr। यहाँ पे ET क्या है, इथाइल ग्रुप है, और ऐसे मैंने कितने लिए, 4 लिए इथाइल ब्रोमाइड। उसके साथ मैंने क्या डाल दिया, लेड डाल दिया। लेड का सिंबल क्या होता है हमारे लिए, Pb होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, चार ET कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ से, Pb के साथ में कंबाइन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा हमारे लिए, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TEL। क्या बोलते हैं, TEL। ठीक है बेटा, तो ये जो होता है ना हमारे लिए टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। किसकी तरह इस्तेमाल होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट, यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है भाई, पहले होता था अब नहीं होता, क्यों मैं बताऊंगा आपको। देखिए भाई, एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब समझेंगे जरा। जब हमारे पास गाड़ी चलती थी तो क्या होता था, वही उसमें जब फ्यूल बर्न होता तो आवाज होती थी काफी ज्यादा, है ना भाई, इनकम्प्लीट कंबशन होता था। तो हमें एक ऐसा स्टेबलाइजर चाहिए था जिसकी वजह से कि फ्यूल का कंबशन जो हो वो अच्छे तरीके से हो, और हमारे पास क्या हो भाई, इतनी ज्यादा आवाज ना हो, इंजन से प्रोड्यूस ना हो, फटफट वाली। जैसे बुलेट की आवाज आपने सुनी होगी, कैसी आती है भाई, फटफट वाली आवाज आती नहीं आती है। तो फिर उसको एंटी नॉकिंग एजेंट हम लोग उसमें मिला देते थे, जो भी हमारे पास फ्यूल होता था, गैसोलीन, तो उसमें क्या होता था भाई, ये एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह वर्क करता था, और फिर फ्यूल को क्या कर देता था भाई, फटफट वाली आवाज से बचा देता था। ठीक है भाई, तो ये वाले हमारे लिए क्या थे, मेटल के साथ रिएक्शन हो गई भाई। अब हमारे पास जो होगा भाई, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब मैं आपको रिडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा और रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं बेटा, है ना भाई। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू ऑल। और आज का लेक्चर नंबर हमारा
पता नहीं कितना है, शायद 17 है 16 है, जो भी है। तो आप देखिए भाई हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों को बता दीजिए और अपने नोट्स कंप्लीट करते जाइए। बिल्कुल सेम टू सेम जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यही सब आपको हेल्प करेगा जेई के पेपर में, है ना भाई, और नीट के पेपर में और बोर्ड के पेपर में तो खासकर हेल्प करने ही वाला है। ठीक है भाई, तो आप इसको भाई लाइटली मत लीजिए, है ना भाई। अगर पढ़ रहे हैं तो डेडिकेटेड होके पढ़िए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है भाई, थैंक यू टू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।